तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय फैमिली राजी में। आज साइंस का सेशन है और साइंस के सेशन में सीधी बात है कि सीधी बात नो बकवास। तो अब हमारे पास दो तरह की तरंगें हैं, एक यांत्रिक तरंगें और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है जल की तरंगें, ध्वनि तरंगें और भूकंप तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय को कह रहे हैं कि उसमें विद्युत और चुंबक दोनों के गुण हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? प्रकाश तरंगें, गामा तरंगें, अल्फा तरंगें, ऊष्मा तरंगें जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय विकिरण, हीट रेडिएशन या ऊष्मीय विकिरण। इसके अलावा रेडियो तरंगें, ये सारी की सारी क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रकाश तरंगें, गामा तरंगें, अल्फा तरंगें और ऊष्मा तरंगें और रेडियो वेव्स। ठीक है, दो तरह की तरंगें होंगी। अच्छा, इसके अलावा एक विभाजन और है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। आप देखें ना, रस्सी की तरंग आप देखते हैं तो रस्सी ऐसे आप हिलाते हैं तो माध्यम के कण ऐसे कंपन करते हैं कि ऐसे कंपन करते हैं। पानी में माध्यम के कण ऐसे कंपन करते हैं कि ऐसे कंपन करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे चलते हैं ना। रस्सी जब आप हिलाएंगे तो ऊपर नीचे ऐसे करके चलती है ना, ऊपर नीचे। स्प्रिंग फैलाते हैं आप इस तरह से। तो जब कंपन की दिशा ये हो, ये तो वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, और जब कंपन की तरंग दिशा ऐसे करके हो तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। अब तरंग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह को जा रही है। जब कंपन तरंग की दिशा में ही होता है, ऐसे करके जैसे स्प्रिंग में होता है, तो उसे कहते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग। और जब कंपन तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होता है तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव। तो जो रस्सी की तरंग है, मैंने देखा ना, रस्सी की तरंग और तालाब में, समंदर में जो पानी की लहरें हैं, वो जो तरंगें हैं वो हैं अनुप्रस्थ तरंगें, और दूसरी बाकी जो हैं वो क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगें, और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण रस्सी की तरंगें और तालाब की तरंगें। तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, क्योंकि अगर माध्यम नहीं होगा तो साउंड नहीं चलेगी। अब वैक्यूम हो जाए तो साउंड जो है वो नहीं चलेगी। ठीक है ना, आगे चलें। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आप लोग जानते हैं वेवलेंथ। इसके लिए एक चित्र बनाता हूँ, एक बार रोक देना। नहीं, चित्र मैंने बना रखा, सुनो, यहाँ बना रखा है, ये बना रखा है चित्र मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस तरह से बना रखा है ना मैंने। ये देखो, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है ना। तरंग इधर को चल रही है और कंपन कहाँ हो रहा? परपेंडिकुलर हो रहा। तो ये ट्रांसफर वेव या अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें आप देखो, एक बार कंपन बिल्कुल पीक पे जाता है और एक बार बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो जब पीक पे गए तो इसे कहते हैं शंख, और जब नीचे आया तो इसे कहते हैं गर्त। तो ये लगातार कंपन चलते रहते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि जैसे जैसे आपने एक बार रस्सी में कंपन लगा दिए, एक बार फोर्स दिया, उसके बाद अपने जो फोर्स है, ये जो एनर्जी या ऊर्जा है या डिस्टर्बेंस जो वो हटा दिया, तो आप क्या देखेंगे कि ये तो जो कंपन है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पर जाकर के वो कंपन जो है वो रुक जाएगा, है ना। कंपन रुक जाएगा। तो ऊपर गए पीक पे शंख, नीचे गहराई में आए तो ये हो गया आपका गर्त। तो अब देखो, दो शृंगों के बीच में या दो गर्तों के बीच में जो दूरी है, तरंग कंपन कर रही है, माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, तो दो शृंगों या दो गर्तों के बीच में जो दूरी है, इसे कहते हैं हम तरंग की लंबाई। इंग्लिश में वेवलेंथ, हिंदी में तरंग दैर्ध्य। कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे वेवलेंथ क्या है, कि दो कंपन के बीच में तरंग कुल जितनी दूरी तय कर लेती है उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। दो कंपन के बीच में, दो शंख या दो गर्तों के बीच में तरंग जितनी दूरी ट्रेवल कर लेती है उसी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? लैम्बडा, उल्टा वाई बना दो, इसको हम कहते हैं लैम्बडा। ठीक है। अब एक शब्द आता है फ्रीक्वेंसी। अब आपने ढोलक देखा होगा ना, डम 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 बजा रहा हूँ, तो एक सेकेंड में जितनी बार मैं उसको बजा लूँगा ढोलक को, वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। वो ऊपर पंखा चल रहा है ना, एक सेकंड में जितने चक्कर वो घूम लेगा वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो कोई भी पिंड माने बॉडी या ऑब्जेक्ट या वस्तु, कोई भी पिंड जब किसी एक ही सेंटर के आसपास कंपन कर रहा है या गति कर रहा है, जैसे पंखा है तो वो एक सेंटर के चारों ओर गति कर रहा है, और एक पेंडुलम में ऐसे घूमता ना। झूले का एग्जाम्पल ले लो आप, झूला, बच्चे को आपने टांग दिया झूले में और ऐसे उसको झुला रहे ना, तो वो कंपन ही तो है, वो बच्चे को झुला रहे हैं वो कंपन, लेकिन वो चारों ओर नहीं चल रहा है, एक सेंटर के दोनों तरफ चल रहा है, सेंटर के दोनों तरफ चल रहा है। एक कंपन या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन है, पंखा चारों तरफ चल रहा है। तो जो इस तरह से कंपन हो रहा है झूले वाला, उसे हम कहते हैं दोलनी गति। और पंखे का जो एग्जाम्पल, इसे हम कहते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। समझे ना। अभी आप देखो, सिंपल सी ये है, इसे आप हिलाओ ऐसे करके, तो ये क्या है? ये दोलन हो रहा है, ऑसिलेटरी मूवमेंट या दोलनी गति। पंखा जो है वृत्तीय गति। तो कोई भी बॉडी या कोई भी कण या कोई भी पिंड जो है, चाहे वो वृत्तीय गति कर रहा है या दोलनी गति कर रहा है, तो अपने एक सेंटर के ऊपर, चाहे वो ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है या ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो एक कंपन माने एक चक्कर, एक कंपन यहाँ से आया इधर को गया, यहाँ से आया फिर इधर को गया, एक कंपन या एक चक्कर। या तो कोई भी कण जो है वो एक सेकंड में जितने कंपन या जितने चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अब कोई भी तरंग जो है एक सेकंड में जितने कंपन करती है उसे हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति।
ठीक है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो अंतर जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ गए? वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसी तरह से एक शब्द आता है आवर्तकाल, टी फॉर टाइम पीरियड। टी फॉर टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा है मैंने, टी बराबर 1/n। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब क्या हुआ? आवर्ती का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में कुल कितने चक्कर हैं। ठीक है। आवर्तकाल क्या हुआ? आवर्त माने गोल घेरा। तो कोई भी तरंग है, कोई भी कण है या घूमता हुआ कोई भी कण है, वो जो एक चक्कर जितने समय में पूरा कर लेता उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर एक आवर्त, और एक चक्कर जितने समय में पूरा कर लेता उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। अब आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी में उल्टा संबंध होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी उल्टा संबंध होता है, आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी में भी उल्टा संबंध होता है। मैंने लिखा ना टी बराबर 1/n। आवर्तकाल और जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों में उल्टा संबंध होता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा स्पेक्ट्रम का चित्र, एक मिनट रोकना जरा। तो आप देखो, आपने एक कांच का टुकड़ा ले लिया इस तरह से कटा हुआ, इसको हम कहते हैं प्रिज्म, इसको प्रिज्म कहते हैं। इससे आपने जो है सनलाइट गुजारी इधर को, सनलाइट जो है प्रिज्म पे आप टकराई, तो जब सनलाइट इधर से इधर को जाएगी तो क्या शुरू हो जाएगा? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन शुरू हो जाएगा, है ना? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी लाइट तो ये 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगी। पता ही आपको है ना, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगी। अब इसमें जो सबसे नीचे जो रंग है वो कौन सा है? रेड, है ना? सॉरी, रेड नहीं, वायलेट या बैंगनी। और सबसे ऊपर कौन सा है? रेड या लाल। तो प्रकाश के 7 अलग अलग रंग हैं। जो सूर्य प्रकाश है ना, उसके 7 अलग अलग रंग हैं। ये सब आपस में मिलकर के जो इफेक्ट देते हैं वो सफ़ेद या वाइट इफेक्ट देते हैं। अब अलग अलग रंग हैं तो हर रंग की जो वेवलेंथ है वो अलग है। वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग है। प्रकाश में 7 रंग हैं, 7 की जो वेवलेंथ है अलग अलग है। कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या होता है कि प्रिज्म से जब रोशनी होकर गुजरती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है? वजह क्या है कि प्रकाश के 7 रंग हैं, सभी की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। जब भी प्रकाश जो तरंग है, प्रकाश किरण है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको हिंदी में सघन और विरल कहते हैं, डेंस और स्प्रेड। आप उसको छोड़ो, जब भी प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने की वजह से जो है अपने रास्ते से थोड़ा सा वो डेविएट हो जाती है, क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो अब देखो, 7 रंग का रास्ता ये था। अब ये यहाँ पर भी हवा है, इधर भी, हर जगह हवा है, लेकिन हवा से ही आ गए कांच में। तो जब ये कांच में आए तो फिर इनकी जो अलग अलग रंग है ना, अलग अलग रंगों की चाल बदल गई। अलग अलग चाल बदलने से इनकी वेवलेंथ भी अलग अलग बदल गई। सॉरी, चाल छोड़ो उसको, इनकी चाल बदल गई, अलग अलग चाल हो गई। चाल जब अलग अलग हो गई तो ये अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग रास्तों पर बट गए, है ना? 7 रंग आपको अलग अलग दिखने लगे। इन रंगों में सबसे ज़्यादा जो अपने रास्ते से हटता है वो है बैंगनी रंग, और जो सबसे कम हटता है अपने रास्ते से वो है लाल रंग। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे होता है बैंगनी या वायलेट। अब ये जो 7 अलग अलग रंग हैं, इन सब की अलग अलग वेवलेंथ है। इसी को हम कहते हैं दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन। दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन। अब इस दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन में जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो 4.7 × 10⁻⁻7 और सबसे ज़्यादा है 7.8 × 10⁻⁻7 या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इसी को हम कहते हैं दृश्य विकिरण। यानी कि ये वो रोशनी है जिसको आप देख सकते हो। ये वो 7 अलग अलग रंग हैं जिनको आप देख सकते हो। इससे कम की जो वेवलेंथ है वो भी आप नहीं देख सकते, और इससे ज़्यादा की जो वेवलेंथ है वो भी आप नहीं देख सकते। इससे कम की जो वेवलेंथ है उन किरणों को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, और इससे ऊपर की जो है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो वही चीज़ें देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि स्पेक्ट्रम का देखो मैंने चित्र बनाया। इसमें जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, आपसे पूछेगा कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है या विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है? 4.0 × 4 × 10⁻⁷ से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। इसे जब एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10, नहीं पता नहीं कितना होता है एक एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 10 स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है या किस रेंज की रोशनी को आप देख सकते हो तो बता दो। कहाँ से?
4 गुना 10 की घात -7 से 7.8 गुना 10 की घात -7 तक आप देख सकते हो। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम शाम तक देख सकते हो। इतनी देर में इसलिए इस पर रुका हूँ क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य होती है 4 गुना 10 की घात -7 मीटर, और इंफ्रारेड तरंगें जो होती हैं उनकी वेवलेंथ होती है 7.8 गुना 10 की घात -7 मीटर। अब गुरुत्वाकर्षण आप लोग जानते ही हो, है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है आप लोग जानते ही हो। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो वस्तुओं के मास के गुणनफल पर, है ना। फार्मूला बताया था ना मैंने, F=G m1m2/r²। तो अब जैसे पृथ्वी और चांद के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड कर रहा है पृथ्वी और चांद के बीच की जो दूरी है उस पर, प्लस पृथ्वी और चांद का जो मास है उसकी गुणा पर, है ना। गुरुत्वाकर्षण किस पर डिपेंड करेगा? मास और डिस्टेंस पर। अगर चांद और नज़दीक आ जाए तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, चांद किसी वजह से थोड़ा दूर चला जाए तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। दूरी के उल्टा होता है, दो चीज़ों के बीच में जब दूरी घटेगी तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो बढ़ जाएगा, और जो दूरी बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा। दोनों का मास ज़्यादा होगा तो उनके बीच में फोर्स भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो फोर्स कम होगा। हम लोगों का जो मास है ना वो बहुत कम है, इस वजह से हम लोग एक दूसरे की ओर खींचते हुए प्रतीत होते नहीं हैं। हालांकि हम एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, ग्रेविटेशन का गुण सभी में है, जिसमें भी मास है उसमें ग्रेविटेशन का गुण है, लेकिन अब ये जो गुण है हमारा लगभग नगण्य है क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। अब ग्रेविटेशन वास्तव में देखना है तो जो ग्रहों का जो मास होता है उतना होना चाहिए, फिर आपको महसूस होगा। अब गुरुत्वीय संतुलन क्या है इसका चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग यहाँ पर पहाड़ पे आप लोग चढ़ते हो ना, तो चढ़ाई चढ़ते हुए क्या है ऐसे हो जाते हो ना, और चढ़ाई उतरते हुए थोड़ा सा ऐसे हो जाते हो, है ना। तो उसमें क्या है कि अच्छा उसी तरह से आपने देखा होगा भूस भरा रहता है ऊंचा ऊंचा ट्रकों में, वो अक्सर पलटे दिखते हैं आपको, ऊंचे ऊंचे भूस के ट्रक पलट जाते हैं, गन्ने के ट्रक आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे पलट जाते हैं। अच्छा जो कार रेसर होती हैं, जो कारें जो रेस में चलती हैं, आपने देखा होगा कितनी नीचे होती है ना, बिल्कुल ऐसे सरफेस से लगी होती हैं। अच्छा उनके ट्रैक बने होते हैं, आगे कोई बैरियर तो है नहीं या कोई पत्थर उत्थर तो है नहीं जो उनसे जो है लग जाएगा, तो बिल्कुल सड़क से जो है कि लगी हुई चलती है। वजह क्या है? जैसे इधर देखें आप, इधर देखें तो सर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की शेप में कोई बॉडी है, ये इसका केंद्र है। तो गुरुत्व केंद्र वो होता है, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो होगा जहाँ पर उसका सारा भार केंद्रित हो। हमारा गुरुत्व केंद्र है हमारी नाभि, हमारा सारा भार जो है वो यहाँ पर केंद्रित है, ठीक है साहब। अक्सर ना जब हम किसी को उठाते हैं ना तो आपने देखा कांधे पे रखते हो तो पेट के बल यहाँ पर उसका कांधा जो है, हमारा जो कांधा होता है यहाँ पर पेट पर लगा देते हैं, तो आधा वजन उधर हो जाता है, आधा वजन उधर हो जाता है, उसको ढोना बड़ा आसान हो जाता है, समझ रहे ना। ऐसे करके पूरा उठाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता, पूरा उठा के चल दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता। खैर अक्सर अपना देखा होगा कि बहुत से जो पल्लेदार होते हैं ना, बड़ा से बड़ा कट्टा उठाते हैं सिर पे तो आधा इधर कर लेते हैं, वजन बढ़ जाता है। खैर तो गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र वो जगह है किसी वस्तु की जहाँ पर उसका सारा भार या सारा वेट जो है वो सेंट्रलाइज होता है। अब ये इस ट्रायंगल का बेस है, इस ट्रायंगल का बेस है। अब इसके गुरुत्व केंद्र से होकर एक जो है लाइन जा रही है सीधी, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन, एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको टेढ़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी ये पलट नहीं रहा। टेढ़ा करना इसको शुरू कर दिया लेकिन पलट नहीं रहा। ये तब तक जब आप इसको टेढ़ा करोगे तो जाहिर सी बात है इसकी ये गुरुत्व केंद्र इसका ही है ना, तो ये रेखा है ऐसे करके आने लगेगी, और टेढ़ा किया और आगे निकल गई ऐसे करके, और टेढ़ा किया, अब ये इसके बेस से बाहर निकलेगी। जैसे ये रेखा इसके बेस से बाहर निकलेगी ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। तो हम पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, पहाड़ों पर जब हम चढ़ते हैं तो अपने शरीर को ऐसे करके इसलिए झुकाते हैं कि हमारा बेस क्या है? हमारे पैर, है ना। हमारा बेस क्या है? हमारे पैर। तो अगर हम पहाड़ पे चल रहे हैं तो पहाड़ चढ़ाइए, तो साहब ऐसे ही तने हुए जा रहे हैं, हम झुक ही नहीं रहे, तो होगा क्या कि जो हमारी गुरुत्वाकर्षण से होकर जाने वाली जो वर्टिकल लाइन है ना, वो हमारे पैरों से यहाँ जो हमारा बेस है उससे बाहर निकल जाएगी। तो हम झुकते हैं ताकि हमारे गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे पैरों पर ही चलते रहे। जितनी ज़्यादा चढ़ाई होगी उतनी ज़्यादा हम झुक जाएंगे, और बाजला बिल्कुल सीधी चढ़ाई हो तो हम ऐसे 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 चलने रहेंगे ताकि हम गिरे ना। उसी तरह से जब हम नीचे ढाल पे उतरते हैं तो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं ताकि हमारे गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन है वो हमारे पैरों से हमारे बेस से होकर के जाए। तो जो ऊंचे ऊंचे ट्रक होते हैं ना, अक्सर क्या होता है जैसे ही वो थोड़ा टर्न लेते हैं, जैसे ही थोड़ा सा टर्न लेते हैं तो या थोड़ा सा झुक जाते हैं, एक साइड में थोड़ा झुक जाते हैं, तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र है, वो उनके पहियों से बाहर निकल जाता। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उनके पहियों से बाहर निकल जाती है, पलट जाते हैं, समझे ना। तो खैर आगे चलें, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय संतुलन।
तो पीसा, कहते सवाल आता ना कि भाई पीसा की जो मीनारें हैं वो तिरछी होने के बावजूद भी गिरती नहीं है, तो उनका जो आर्किटेक्चर है उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि उनके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उनके आधार से ही गुजरती है, इसलिए वो गिरती नहीं है। उपग्रह आप लोग जानते ही हो, उपग्रह क्या होता है ना, चांद जो है पृथ्वी का उपग्रह है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह भी आप लोग जानते हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जानते हो ना आप, है ना। तो एक शब्द आता है तुल्यकालिक उपग्रह। तुल्यकालिक उपग्रह कौन हुए आप बताओ। तो तुल्यकालिक उपग्रह को हम भू-स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। आपने बताओ, पता है, कभी सुना है भू-स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह, कभी सुना है? क्या होता है? हाँ बताओ। जो पृथ्वी की समान गति पर। ठीक है, आपने सुना होगा पृथ्वी अपनी एक निश्चित कक्षा में गति करती है, सूरज के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगा लेती है? 365 दिन में, है ना। ओके, अब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, आपने एक सैटेलाइट भेजा, वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। वो एक चक्कर भले जो है कि 2 घंटे में लगा ले, 6 घंटे में लगा ले या 30 दिन में लगाए, कितने दिन में भी लगाए, लेकिन अगर आपने क्या किया कि ऊपर एक सैटेलाइट लॉन्च किया, है ना, ऊपर एक सैटेलाइट लॉन्च किया, ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना, ये पृथ्वी घूम रही है इस तरह से, सैटेलाइट लॉन्च किया, इसकी जो स्पीड है वो इससे ज़्यादा है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है, तो होगा क्या, अभी सैटेलाइट यहाँ पर है, अभी सैटेलाइट यहाँ पर है, तो अब धीरे धीरे से आगे निकल जाएगा ना। अगले चक्कर में फिर जो भी इसका टाइम समय होगा 10-12 घंटे 13 घंटे जो भी है, उसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर 10-12-13 घंटे जो भी इसका एक पूरा चक्कर लगाने का समय फिर आएगा, है ना। अच्छा, उसी बीच में पृथ्वी भी आगे जा रही है ना, तो थोड़ा पीछे रह जाएगा। अब हमने क्या किया, इस उपग्रह को इतनी स्पीड दी जितनी पृथ्वी की स्पीड है अपनी धुरी पर घूमने की। तो जिस स्पीड से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है उसी स्पीड से हमने सैटेलाइट को घुमाना शुरू कर दिया, किसी एक खास जगह ला कर यहाँ पर लाए हम, और यहाँ पर ला करके उसे बिल्कुल इतनी स्पीड दे दी जितनी पृथ्वी की खुद की स्पीड है, ठीक है। अब ये लगातार एक ही जगह पर रहते हुए घूमता रहेगा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन जो स्पीड पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की है वही स्पीड इसकी है। तो अब जो सैटेलाइट है या उपग्रह जो है वो आपको एक ही जगह स्थिर महसूस होगा। तो तुल्यकाल, मैंने बताया ना आवर्तकाल, पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती तो उसका एक आवर्तकाल हो गया, है ना। तो जितना समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में लेती है उतना ही समय उपग्रह जो है एक चक्कर लगाने में लेता है। तो इस तरह का जो सैटेलाइट है वो एक ही जगह पर आपको महसूस होगा, इसी को हम कहते हैं तुल्यकालिक उपग्रह। तो तुल्यकालिक उपग्रह जो है उसका एक आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटे, जितना पृथ्वी घूमती है ना, तुल्यकालिक उपग्रह। इन्हीं को हम जियो स्टेशनरी या भू स्थिर, यानी कि ज़मीन के एक ही ज़मीन के साथ एक ही जगह पर स्थिर रहने वाले उपग्रह भी कहते हैं। रुके हुए नहीं हैं, लेकिन अंतरिक्ष में आपको ये रुके हुए दिखाई देंगे, भू स्थिर उपग्रह। जो हमारे संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनका उपग्रह, उनका जो आवर्तकाल होता है वो इतना ही होता है, उन्हें हम भू स्थिर उपग्रह इसीलिए कहते हैं। अब ऊपर जो सैटेलाइट है ऊपर आसमान में, उसकी जो वेलोसिटी है किस पर डिपेंड करेगी? हाइट पर। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है उसकी स्पीड जो है इस पर डिपेंड करेगी। कम ऊंचाई पे है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और ज़्यादा ऊंचाई पे है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो ऊपर सैटेलाइट हैं उनकी स्पीड उनके मास पर डिपेंड नहीं करती है, स्पीड उनके मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है। जो तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, मैंने आपको बताया कि जितने भी संचार उपग्रह हैं वो सारे के सारे तुल्यकालिक उपग्रह हैं, और इन्हें पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है? 36,000 मीटर की ऊंचाई पर। इन्हें पृथ्वी से 36,000 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, समझ गए। और इनकी घूमने की दिशा क्या होती है? ये है ना भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है ना भूमध्य रेखा। तो वो कहता है, शुद्ध हिंदी में लिखा रहता है कि इनकी कक्षा क्या होती है? विषुवत कक्षा। इनका तल क्या होता है? विषुवत प्लेन। तो जैसे पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूम रही है ना, उसी तरह से ये उपग्रह है, ये भी पश्चिम से पूरब की ओर, जिधर को पृथ्वी घूम रही होती, और भूमध्य रेखा के ऊपर जो लाइन ऑफ इक्वेटर है ना उसके ऊपर जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो कहाँ घूम रहे हैं? भूमध्य रेखीय तल में घूम रहे हैं, ठीक है ना। और किधर घूम रहे हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। आज ये सिंपल सी बात भी है, पृथ्वी तो इधर को जा रही है, आपने सैटेलाइट इधर को भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। अब एक शब्द आता है पलायन वेग, एक शब्द आता है कक्षीय वेग। अब मान लीजिए ये जो है ये कोई उपग्रह है, ये कोई उपग्रह है। अब इसकी जो स्पीड है घूमने की अपनी कक्षा में, उसे हमने कह दिया क्या? कक्षीय वेग। अब अगर हम इसे एक खास स्पीड दे दें तो ये अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा, इसका कुछ कक्षीय वेग है। कक्षीय वेग माने अपने ऑर्बिट में, अपने कक्षा में जिस स्पीड से घूम रहा है, अगर इसे √2 गुना वेग ज़्यादा दे दें, इसकी कक्षा में जो इसका जो वेग है, इसकी कक्षा में इसका जो वेग है उस वेग से
√2 गुना ज़्यादा वेग दे दें तो ये पलायन कर जाएगा। पलायन समझते हैं ना, यानी कि अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से ये बाहर निकल जाएगा। सवाल आता है कि सबसे पहली बात तो पलायन वेग क्या होता है कि किसी भी वस्तु को आप कम से कम इतना वेग दे दीजिए कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए तो हो जाता है पलायन वेग। ठीक है। एक्स किरणों की खोज की थी रोंजन ने, अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज रिटन ने की, दृश्य स्पेक्ट्रम अभी जो मैंने आपको बताया उसकी खोज न्यूटन ने की, इंफ्रारेड किरणों की खोज की थी हर्शेल ने। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? गामा किरणों में, और ये मोटी से मोटी शीट को भी भेद देती हैं, तो यानी भेदने की या वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा किरणों की। सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो भी गामा किरणों की होती है। गामा किरणें ऐसी किरणें इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन ऊर्जा जो है इनके पास वो सबसे ज़्यादा है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण आपको बताइए पृथ्वी का कितना है? 1/6 है ना। इसीलिए आप जब चांद पे जाओगे तो आपका जो वजन है कितना घट जाएगा? 1/6 कम हो जाएगा, है ना। न्यूटन के 3 नियम है, मैंने आपको पढ़ाए भी थे। पहला नियम उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। आप बैठे हो, आप अपनी जगह से तब तक नहीं लोगे जब तक आपको कोई फोर्स ना दिया जाए। जड़त्व का नियम, जड़त्व माने एक जगह रुक जाना, जड़ हो जाना पेड़ की तरह। तो आप बैठे हो, जब तक मैं आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं। वो न्यूटन ने ये नियम निकाला कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएं, या हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। पंखा चल रहा, चल ही रहा, आपने इसमें हाथ लगा दिया तो सबसे पहले तो आपका हाथ कटेगा, है ना। ठीक है साहब, रॉड लगाओगे तो पंखा टूट जाएगा आपका, लेकिन पंखा रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई बाहरी बल लगा दिया। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ये नहीं रुकेगा। इसी को कहते हैं जड़त्व। ये रखा है ना, ये पेन रखा है, ऐसे रखा है, ये ऐसे ही रखा रहेगा, लेकिन अगर मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया इस तरह से तो ये इधर को चलने लगा। अब ये चल रहा है, मैंने रोक दिया, ब्रेक लगा दिया मैंने, तो क्या हो गया? ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इसी को कहते हैं जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम यह है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हर वस्तु में जड़त्व होता है जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। विराम में तो विराम अवस्था में रहेगी, गति में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यह न्यूटन का गति का पहला नियम। दूसरी बात वो कहता है F = ma, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसके बराबर होता है? उस वस्तु का जो मास है वो A फॉर एक्सीलरेशन, त्वरण। मैंने किसी वस्तु पर कोई बल लगाया है ना, उस बल ने उस वस्तु की गति में परिवर्तन कर दिया। गति में परिवर्तन करने का मतलब क्या है? उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो गया। तो न्यूटन की गति का जो नियम है पहला, उसमें एक तो वो जड़त्व कहता है, दूसरी बात वो कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु का जो द्रव्यमान उसके, और उस बल के कारण वस्तु में जो त्वरण पैदा हुआ है उसके गुणा के। F = ma। फिर वो कह रहा है अगर आपने फोर्स 0 है, अगर आपने फोर्स 0 लगाया, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो A = 0, यानी कि उसकी गति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो सिंपल मास तो 0 होता नहीं है, तो अगर F 0 है तो A अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है वो, कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बाहरी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा बल आप लोग जानते ही हो, तीसरा नियम आप लोग जानते हो, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हो ना, है ना, इसको बताने की ज़रूरत है। तो अगर जितना बल आप किसी वस्तु पर लगा रहे हो तो उतना ही बल विपरीत दिशा में वस्तु भी आप पर लगाएगी। आप दीवार पर मुक्का मारिए, आपको चोट लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि दीवार जो है उतना ही फोर्स आप पर लगा रही है। लेकिन इस दीवार पर आप तकिया रख दीजिए, तकिया रख करके मुक्का मारिए आप, तो आपको चोट नहीं लगेगी। वजह क्या है? वजह क्या है? यहीं पर आया था वो, क्या? इम्पल्स या झटका। उसकी बात बाद में करेंगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है, मैंने इसको मारा तो इतना ही फोर्स जो है ये टेबल जो है वो इस पर लगाएगी। मैं लगातार ऐसे ऐसे इसको मारता रहा हूँ रोज़, तो इसमें सब निशान पड़ जाएंगे। क्यों निशान पड़ जाएंगे? क्योंकि जितना फोर्स मैं इस पर लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स जो है ये टेबल जो है वो इस पेन पर लगा रही है। इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के बहुत से उदाहरण हैं। जो नाविक है नाव चलाता है तो चप्पू को दबाता है, चप्पू को जब वो दबाता है तो पानी इतना ही फोर्स उसको ऊपर को लगाता है, उससे चप्पू चलाने में आसानी हो जाती है। घोड़ा जो है उछलते हुए चलता है ना, कुदड़ 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 कुदड़, तो जब घोड़ा जोर से अपना पैर मारता है ज़मीन पे तो ज़मीन जो घोड़े को ऊपर को उछाल देती है। उसी तरह से ऊंची कूद लंबी कूद के जो एथलीट होते हैं तो वो कूदने से पहले जोर से अपना पैर पटकते हैं। तो जब जितनी जोर से वो पैर पटकते हैं अपना, जो ज़मीन जो है उन्हें उतना ही प्रतिक्रिया देती है, फोर्स देती है आगे उछलने के लिए। रॉकेट जो जाता है ना, रॉकेट में जब आप ईंधन जलाते हो तो ईंधन जोर से नीचे फोर्स लगाता है, ईंधन नीचे जोर से फोर्स लगाता है जब ईंधन जलता है तो ज़मीन पे जब फोर्स लगता है तो ज़मीन उतना ही फोर्स रॉकेट को देती है ऊपर उठने के लिए, ऊपर चलने के लिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है साहब। अब एक केपलर आया, उसने ग्रहों की गति के नियम दिए। एक बार रुकना तो आप देखो ना, पृथ्वी है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है,
कौन सी कक्षा में? अंडाकार कक्षा में घूम रही है। तो एक बार देखो कक्षा में बहुत दूर चली जाती है और एक सूरज के पास आती है, उसे कहते हैं ना अपसौर उपसौर। तो केपलर ने कुछ जो है कि प्रिंसिपल या नियम डेवलप किए जो आज भी बिल्कुल सत्य हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रहों की गति के नियम। तो इसको समझाने के लिए हमने उदाहरण ले लिया है सूरज का और पृथ्वी का। उसने एक बात कही कि किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह और उसके उपग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूरज के चारों ओर किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा। सबसे पहली बात तो यह है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर वो दीर्घवृत्त कक्षा में घूम रही है ना, बड़ा वृत्त या दीर्घवृत्त कक्षा में, बिल्कुल गोल नहीं है ना, एक बार बहुत दूर चली जाती है, एक बार बहुत पास आ जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्त कक्षा में घूम रही है, या कोई भी जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर बिल्कुल गोल कक्षा में नहीं घूम रहा है, वो घूम रहा है दीर्घवृत्त कक्षा में। और ऐसा करते हुए सूर्य जो हमेशा फोकस पे रहता है, इस दीर्घवृत्त के केंद्र में हमेशा सूर्य रहता है, नंबर एक बात। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक किसी समय में इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर यहाँ से यहाँ तक इसने किसी समय में एक डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर इसी तरह से आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक एक कोई इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप देखोगे ये कम है और ये ज़्यादा है, देख रहे हो ना। लेकिन उसने नियम दिया कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा एक समान समय में हमेशा एक समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा एक समान समय में हमेशा एक समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह पास होगा तो चाल ज़्यादा हो जाएगी, ग्रह दूर होगा तो चाल कम हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग t² जो है सूरज और ग्रह के बीच की जो औसत दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपसे कोई पूछे भी ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो केपलर ने दिए। घर्षण आप लोग जानते ही हो, है ना, किन्हीं भी दो खुरदरी सतहों के बीच में जो बल लगता है जो दोनों की गति का विरोध करता है उसे हम कहते हैं घर्षण या फ्रिक्शन, है ना। तो इसी घर्षण की वजह से रेत पर चलते हुए आप थकते हैं, फर्श पर चलते हुए इतना नहीं थकेंगे जितना आप रेत पर थकेंगे। क्यों? क्योंकि रेत जो है खुरदरी है, तो जो खुरदरी सतहें होती हैं तो वो एक दूसरे की गति का ज़्यादा विरोध करती हैं। रेत पर थकना, इसके अलावा जो आप के जूते हैं उनके खाँचे जो है बनाए जाते हैं, इसके अलावा जो टायर हैं उनके बड़े बड़े खाँचे बनाए जाते हैं। टायरों में बड़े बड़े खाँचे होते हैं ताकि वो सड़क पर फिसले ना। क्यों? क्योंकि सड़कें होती हैं अक्सर चिकनी, तो अगर टायर भी चिकने हो जाएंगे तो ब्रेक नहीं लगेंगे, गाड़ी फिसल जाएगी। तो टायरों को जो है कि खाँचेदार बनाया जाता है जिससे कि सड़क और टायरों के बीच में घर्षण बढ़ जाए। घर्षण बढ़ने से क्या होगा कि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी आसानी से रुक जाएगी। बारिश हो जाती है ना तो उसमें फिसलन होती है, गाड़ियाँ भी फिसल जाती हैं ब्रेक लगाने। बर्फ़ पे आप चल रहे हैं तो बर्फ़ में अक्सर फिसलन हो जाती है। बारिश यहाँ पर हो जाए, यहाँ पानी पे आप फर्श पे आप पानी डाल दीजिए तो फ्रिक्शन हो जाए, जो है आपके फिसलने की पूरी संभावना रहेगी। अक्सर फर्श पे बाथरूम में अक्सर घटनाएं होती है ना फिसलने की, तो होता क्या है, बाथरूम में पानी रहता है, इससे फर्श होता है चिकना, तो आपके पैरों और बाथरूम के बीच में पानी की जो चिकनी परत है वो बन जाती है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है पैरों और फर्श के बीच में। या सड़क पे पानी पड़ रहा, बारिश हो गई सड़क पे, तो टायरों के बीच में और सड़क के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण है वो कम हो जाता है, क्योंकि बीच में आ गई पानी की परत, इससे फिसलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। आपने देखा होगा ना कि अक्सर जो सड़कें बनती हैं गांव देहात में तो उन्हें बिल्कुल चिकना नहीं बनाया जाता, पूरा उस पर जो सीमेंट वगैरह डालने के बाद झाड़ू से उनको थोड़ा सा खुरदरा कर दिया जाता है ताकि फिसलन ना हो। पंखे में बैरिंग लगाए जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और इंजन में लुब्रिकेंट डाले जाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है ना। अब एक होता है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या होता है, जैसे ही देखो इधर ये समझ लो दरवाज़ा है, ये क्या है, ये दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा है, यहाँ पर कब्जे लगे हुए हैं, ये कब्जे लगे हुए यहाँ पर, ये दरवाज़ा, ठीक है ना। अब आपने फोर्स लगाया, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, आपने फोर्स लगाया, उसने इसको कब्जे के चारों तरफ घुमा दिया नहीं आपने फोर्स लगाया और उसने इसे कब्जे के चारों तरफ घुमा दिया, है ना। आप इससे फोर्स लगाओ, ये चारों तरफ घूम जाएगा, आज ये स्टैंड है चारों तरफ घूम जाएगा। तो अगर बल, वो बल जो किसी वस्तु को किसी अक्ष के चारों तरफ या अक्ष के दोनों तरफ या चारों तरफ घुमा दे, उसे हम कहते हैं बलाघूर्ण। कभी ध्यान दिया, घर में कारपेंटर काम कर रहे होते हैं, अक्सर वो बजाय यहाँ से पकड़ने के दरवाजे को बैठे बैठे काम करते नीचे से पकड़ के खोलते हैं, अक्सर देखो। अच्छा, पता उन्हें भी नहीं है कि फिजिक्स क्या कह रही है, यहाँ पर ना, यहाँ से बजाय यहाँ से पकड़ने के अक्सर आपने देखा वो यहाँ से पकड़ते हैं। वजह क्या है कि अब जब किसी अक्ष के चारों तरफ कोई फोर्स लगेगा ना तो
उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, फोर्स और जो अक्ष है उसके बीच की जो दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक लोगे दूरी कम है, लेकिन यहाँ से जहाँ लेके जाओगे तो दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ से वो पकड़ेगा ना तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ से पकड़ेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो बलाघूर्ण का मतलब ये होता है, बल द्वारा किसी बॉडी को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने का जो गुण है उसी को हम कहते हैं बलाघूर्ण। ये होता है F गुणा डी, F गुणा डी। अब आप नहीं, ये दरवाज़ा है आपका, दरवाजे पर जो हैंडल अब यहीं लगता है ना, अब उस हैंडल को आप यहाँ लगा दो, कब्जा ये है, हैंडल को आप यहाँ लगा दो, तो इसको खोलने और बंद करने में आपको बड़ी परेशानी होगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स कम हो गया, F गुणा डी, फोर्स गुणा डी। अब जितनी ज़्यादा दूर वो हैंडल होगा उतना ही ज़्यादा आप फोर्स लगा दोगे। अब यहीं पर आता है एक बल युग्म, देख रहे हो आप, ये मार्कर देख रहे हो, ये इसको खोलो, मैं इसको ध्यान देना, मेरी ये वाली फिंगर इधर को जोर लगा रही है और ये अंगूठा जो है वो इधर को जोर लगा। अब इसको बंद कर रहा हूँ, देखो मेरी फिंगर इधर को जोर लगा रही है, अंगूठा जो है इधर को जोर लगा रहा। सेम उसी तरह से देखो आप हैंड पंप चलाओ आप ऐसे ऐसे करके, तो आप जो जोर लगा रहे हो नीचे को, और जो उसका जो बाल है तो ऊपर को उठ के आ रहा है ना, वो पानी को ऊपर को खींच रहा, आप नीचे को जोर लगा रहे हो वो ऊपर को उठ के आ रहा है। उसी तरह से आप ताला और चाबी खोलो, ताला पकड़ो ऐसे करके, ऐसे खोलते हो ना, तो आपका अंगूठा इधर को जा रहा है और जो उंगलियां हैं वो इधर को आ रही हैं। तो जब किसी एक्सिस के दोनों तरफ दो समान बल विपरीत दिशाओं में लगें, दो समान बल विपरीत दिशाओं में लगें, और इसका और एग्जांपल क्या देख सकते हो आप, वो स्टीयरिंग घुमाते हो ना, स्टीयरिंग तो घुमाते हो ऐसे करके, तो एक हाथ इधर को जा रहा, दूसरा हाथ इधर को आ रहा, नहीं आ रहा, इधर को देखो, एक हाथ इधर को जा रहा, दूसरा हाथ इधर को आ रहा। उसी तरह से जो है कि वो आप कोई ऐसे भी औजार आते हैं नट कसने के लिए, बीचे बनाया और चारों तरफ आप उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो। वो होते नहीं, वो जो पंक्चर वगैरह लगाते हैं उनको बड़े बड़े पाने होते हैं, बीच में लगा के ऐसे घुमाते हैं। तो एक ही अक्ष के दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में लगने वाले समान बल, उन्हें हम कहते हैं बलयुग्म। तो बलयुग्म के उदाहरण आप देखें, घड़ी की चाबी, ढक्कन, बोतल का ढक्कन ऐसे तो खोलते हैं, एक जोर इधर को लग रहा तो एक इधर को लग रहा ढक्कन, ये देखो ना, ये है माजा, ठीक है, देख रहे हो ये, तो उंगली मेरी इधर को फोर्स लगा रही है, अंगूठा इधर को फोर्स लगा रहा है, दो समान बल लेकिन किन दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, बराबर व विपरीत दिशा में बलों का जोड़ा, इसे हम कहते हैं बलयुग्म, ठीक है। अभी केंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये कहाँ से आ गया, ये पैदा हो रहा है जैसे पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है, ये चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब बचपन में क्या, अभी भी हम लोग चले जाते हैं तो एक डोरी से एक पत्थर बांधिए, एक डोरी में एक पत्थर बांधिए और उसको ऐसे करके घुमाइए, है ना। ये वो जो होते हैं ना, कौन से जेवलिन थ्रो ना, जेवलिन तो भाला हुआ, वो कौन से थ्रोअर होते हैं वो वाले हैं, हैमर थ्रोअर होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो हाथ में एक टेंशन तनाव आ जाता ना, घुमाया कभी ऐसे करके पत्थर रस्सी बांध के, है ना, और फिर जहाँ छोड़ दो, हाथ तुम्हारा यहाँ है तो उधर को भाग लेगा, यहाँ है तो उधर को भाग लेगा, यहाँ तो उधर को, यहाँ है तो उधर को। बहुत से लोगों ने लोगों को घायल भी कर दिया इस तरह शौक में ना, ऐसे ऐसे करके छोड़ रहे हैं तो वो तो जिधर को चला गया, जहाँ से आपके हाथ से छूट गया या जहाँ डोरी टूट गई उधर को ही चला जाएगा। आप ऐसे करके घुमा रहे हैं, यही ऐसे जैसे इस तरह। यहाँ पर क्या है कि इसकी जो दिशा है वो ये है, यहाँ पर देखोगे तो दिशा इसकी ये है, यहाँ पर देखोगे तो दिशा इसकी ये है, लेकिन बजाय इधर को जाने के ये इधर को आ जा रहा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। आप देखो ना, यहाँ पर अर्थ की दिशा इधर को है, यहाँ को भागना चाह रही है, यहाँ पर दिशा क्या है, इधर को भागना चाह रही है, लेकिन ये सूरज से दूर भागने की बजाय लगातार सूरज के चारों ओर घूम रही है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल तो कहते ही हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक नया बल पैदा हुआ जिसको हम नाम देते हैं अभिकेंद्र बल। ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है। किस पर लगेगा? ये उस वस्तु पर लगेगा जो किसी केंद्र के चारों ओर घूम रही है। वो वस्तु जो किसी केंद्र के चारों ओर घूम रही है, उस पर केंद्र की ओर लगने वाला बल है ना, किधर को? केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अच्छा, ये आपने बोला ना, बल जो है वो निगेटिव होगा तो ब्रेक कहते हैं, पॉजिटिव होगा तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेटर। तो बल का मतलब क्या है? गति बदल देना। बल का मतलब गति तो बदलता, लेकिन अभिकेंद्र बल ऐसा बल है जो गति नहीं बदलता, ये बदलता दिशा। मैंने यहाँ लिखा भी होगा, मैं लिखा अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, वृत्ताकार घूमती वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल। कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, उस पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। इसका महत्व क्या है? ये किसी भी वस्तु का वेग नहीं बदलता, बल्कि उसकी दिशा बदलता है, ठीक है ना।
ये कोई नया बल नहीं है, बल्कि घर्षण की वजह से या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पैदा होता है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे पत्थर की डोरी में तनाव है। अब इसके बिना कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति कर नहीं सकती। अगर घर्षण नहीं होगा, ग्रेविटेशन नहीं होगा, तो कोई वस्तु जो है कि घूमेगी नहीं, पलट जाएगी। तो अब आप देखोगे पहाड़ों पे जाओ ना, पहाड़ छोड़ो, आप मस्जिद जाते हो ना, मस्जिद, तो अब तो पता नहीं, खैर, तो वहाँ पर जो सड़क थी काफ़ी अंदर को झुकी हुई थी, बहुत तीखा टर्न है ना वहाँ पर, एकदम से तीखा टर्न है, तो सड़क जो थी अंदर को झुकी हुई थी। क्यों झुकी है भाई, क्यों झुकी है कि वहाँ पर जब कोई अचानक से कोई भी वाहन जब घूमता है तो उसको घूमने के लिए जरूरी अभिकेंद्र बल है। हालांकि सड़क और वाहन के बीच में घर्षण बल लग रहा है, उससे अभिकेंद्र बल मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं मिल रहा जितना कि वो घूम जाए, क्योंकि मोड़ बहुत तीखा है, मोड़ बहुत तीखा है। तो वहाँ पर सड़क को जानबूझ के अंदर की ओर झुका दिया गया। क्यों? ताकि उस वाहन को घूमने के लिए जरूरी अभिकेंद्र बल है वो मिल जाए। पहाड़ों पर आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहाँ पर तीखे मोड़ होते हैं तो सड़क जो है वो केंद्र की ओर, अंदर की ओर झुकी होती है। उसको झुकने से होता क्या है कि उसको घूमने के लिए जरूरी अभिकेंद्र बल मिल जाता है और वो वस्तु जो है वो घूमने में उसे आसानी हो जाती है। अब इसी का उल्टा है सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। आप जो है मधानी चलाते हैं, या आजकल जो नई मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन आ गई है, या ब्लड की जांच करने वाली जो मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन है ना, तो वॉशिंग मशीन जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। आप जो है बैठे, आप गाड़ी में बैठे और अचानक गाड़ी ने टर्न लिया, तो आप किधर को झुक जाएंगे, है ना, बाहर की तरफ गिरेंगे ना, बाहर की तरफ गिरेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जिस बल ने आपको झटका दिया है बाहर की तरफ को, उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये केंद्र से बाहर की तरफ को लगता है। ये अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया नहीं है। कोई कहे कि साहब ये अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया है ना, ये बल जो है अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया नहीं है, ये केंद्र से बाहर की तरफ को लगता है। अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया नहीं है ये बल, ये केंद्र से बाहर की तरफ को लगता है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। आभासी बल है ये। अब इसका उदाहरण क्या है, किधर गया भाई अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल किधर गया, ये है। आभासी बल है, जड़त्व बल का रूप है, ये अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया नहीं है। जो मधानी होती है उसमें जो दूध से जो क्रीम निकालते हो आप ऐसे करके मधानी से, उसमें जो मक्खन निकालते हो आप, इसके अलावा जो रक्त की जो जांच होती है या वॉशिंग मशीन जो होती है वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। कौन से सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। पारा कांच को भिगोता नहीं है। अब एक शब्द आता है गुरुत्वीय जल और एक आता है केशिकीय जल। केशिकीय जल क्या है? जड़ें पानी सोखती है ना ज़मीन के नीचे से, है ना, हाँ। और इसके अलावा ज़मीन आप जोत दो तो अंदर से जो नमी धीरे धीरे ऊपर को आ रही है कैपिलरीज से होकर के, वो जो पानी है, कौन सा पानी है? केशिकीय पानी। यानी कि जड़ें जो पानी सोख रही हैं, पत्तियों को जो पानी मिल रहा है जड़ों से, वो किस सिद्धांत पर मिल रहा है? केशिका के सिद्धांत पर या कैपिलरी के सिद्धांत पर मिल रहा है। जहाँ पर वेग कम होगा दाब ज़्यादा होगा, जहाँ पर वेग अधिक होगा वहाँ पर दाब कम होगा। शांता का मतलब क्या है? गाढ़ापन। बताया मैंने आपको ना, शांता का मतलब गाढ़ापन। जैसे कोई भी लिक्विड है ना, कोई भी लिक्विड है तो उसकी अलग अलग परतें होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई पानी है तो इसकी अलग अलग परतें हैं। तो जो हर परत, जैसे घर्षण में होता है ना, घर्षण में दो सतहें जो आपस में जुड़ी होती हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं घर्षण में, है ना। तो उसी तरह से पानी की या किसी भी लिक्विड की अलग अलग परतें होती हैं जो एक दूसरे की गति का विरोध कर रही हैं। एक इधर को जा रही है तो दूसरी नीचे की परत जो है उसको इधर को खींच रही है। इसी को हम कहते हैं क्या? हिंदी में शांता, और आम भाषा में इसको आप गाढ़ापन कह देते हो। तो शांता किसी भी द्रव का वो गुण है जो द्रव की अलग अलग परतों का गति का विरोध करता है। इसको आप समझ लें गाढ़ापन। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गाढ़ापन कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा, है ना, गाढ़ापन या शांता। तो शांता का मात्रक है पॉइज। ताप बढ़ेगा तो शांता में कमी हो जाएगी। पृष्ठ तनाव मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सरफेस है, कोई भी जो सरफेस नहीं, कोई भी जो लिक्विड है वो कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करता है। पानी की बूंद गोल होती है ना, है ना। कोई भी लिक्विड है वो कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करता है। अब कम से कम एरिया घेरने की कोशिश करेगा तो इससे क्या होगा? उसका आकार जो है गोल होने लगता है। उसी तरह पानी है, पानी की जो बूंदें हैं ना, ये भी कम जगह घेरने की कोशिश करती हैं तो गोल हो जाती हैं। जब ये गोल हो जाती हैं तो इनकी सरफेस पर एक तनाव पैदा हो जाता है। उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। जो पानी है झील में या तालाब में, तो उसके ऊपर की सतह है ना, उसमें एक टेंशन जैसी हो जाती है। पानी जो है कम से कम जगह घेरने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर पानी की जो सरफेस थी जो कि ऐसे होनी चाहिए थी, वो ऐसे ना होकर के यहाँ पर नीचे को झुक जाती है इस तरह से। क्यों?
एक तो यह है कि इनके सभी पानी के सभी अणुओं में आपस में सहसंजक बल है, तो अपनी ओर खींच रहे हैं। इसके अलावा पानी जो है वो कम से कम जगह घेरने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से जो सरफेस हो गई वो थोड़ी सी नीचे हो गई इस तरह से। अब इस सरफेस पर एक तनाव पैदा हो गया, टेंशन पैदा हो गई है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो पानी में मच्छर बैठे हैं वो डूबते नहीं है, तालाब में मच्छर बैठे होते हैं ना, डूबते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव की वजह से एक झिल्ली बन जाती है जो मच्छरों को रोक लेती है उसके वजह से। लेकिन यहीं पर आपको इम्प्योरिटी डाल दें, बुरादा डाल दें, चूना डाल दें, तेल डाल दें, डीजल डाल दें, केरोसिन डाल दें, तो जो पृष्ठ तनाव है ना वो कम हो जाता है। जैसे ही किसी भी लिक्विड में कोई अशुद्धि मिल जाएगी तो नहीं, तेल मिल जाएगा, पानी में आप जब तेल डाल दोगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, झिल्ली टूट जाएगी, मच्छर जो है डूब जाएगा। ठीक है, आगे चलें। तो पृष्ठ तनाव पर ताप का असर पड़ता है, धूल और चिकनाई का असर पड़ता है। अगर धूल और चिकनाई उसमें डाल दो तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। नमक जो है वो पृष्ठ तनाव बढ़ाता है किसी भी लिक्विड का, खास करके पानी का। तो इसका मतलब यह है कि जो समुद्री जल है ना उसमें खारापन है, नमक है, तो उसका पृष्ठ तनाव जो होगा वो ज़्यादा होगा। चाय को आप फूंक फूंक के पी रहे हैं तो उससे होता क्या रहा है कि चाय को फूंकने से जो ऊपर की सतह है उसकी सरफेस टेंशन कम हो जा रही है। सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से जो चाय के जो छोटे मोटे अणु हैं वो ऊपर जा रहे हैं, है ना, भाप बन के उड़ रहे हैं, और भाप बनकर उड़ने के लिए अपने आसपास से टेम्परेचर ले रहे हैं, जिससे चाय का टेम्परेचर जो है वो गिर रहा। तो चाय को फूंक फूंक के पीना, समुद्र की लहरें तेज़ हों उनको शांत करने के लिए उन पर तेल डालना, कपूर जो है वो पानी में डांस करता है, इधर से उधर को भागता है। इसके अलावा कपड़े साबुन से बेहतर तरीके से धुलते हैं, जो आम पानी उससे बेहतर तरीके से धुलते नहीं है। जो गरम गरम सूप होता है, सालन या शेरवा, जो है स्वाद उसका अच्छा लगता है, लेकिन जो ठंडा हो जाए तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। पानी की गोल बूंदें, साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं, साबुन के घोल के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ये सब जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, चला दो, अब आपने देखा होगा कि नाव डूबती नहीं है भाई, है ना, नाव नहीं डूबती है ना, क्यों नहीं डूबती? इसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने खोजा। ये तो सबको बताया कि नाव नहीं डूबेगी, नाव नहीं डूबेगी, जहाज नहीं डूबेगा। इंसान का सबसे पहला जो आने जाने का वाहन था वो लकड़ी था, है ना, नाव था। उसने देखा लकड़ी को बहते हुए देखा पानी में, लकड़ी डूब ही नहीं रही है। कई बार उसने प्रयोग किए होंगे, वो खुद भी उस पर लटक गया होगा लकड़ी पर, तो लकड़ी डूब ही नहीं रही, उसे मजा आने लगा। छोटे मोटे तालाबों में घूमने उसे मजा आने लगा। बाद में फिर वो समुद्र में लेके चल पड़ा, फिर वो डूब गया। तो डूब गया, उसने सोचा भाई क्यों डूबे, लोगों ने सोचा क्यों डूबे, अरे भाई इसमें क्षमता से ज़्यादा लोग आ गए थे, है ना। एक वो जो नाव थी या वो लकड़ी जो थी वो 2 आदमी को तरा के ले गई, लेकिन जैसे उसमें 3 आए वो नाव डूब गई, या नाव बहुत ज़्यादा गीली हो गई, नाव जो है उसमें पानी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीली हो गई, वो नाव डूब गई। तो फिर एक आर्किमिडीज आया, बोला भाई कोई भी वस्तु जो है वो किसी लिक्विड में क्यों डूबती क्यों नहीं है, कोई भी वस्तु किसी लिक्विड में डूबती नहीं है, या क्यों डूब जाती है, और कब ऐसा होता है कि वो डूबते हुए तैरती है। इसी को सोचता रहता था, क्या होता होगा ऐसा, क्या होता होगा ऐसा। तो एक बार कहते हैं, इस कहावत है कि वो नहा रहा था, पानी की टब में बैठा हुआ नहा रहा था, सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में हल आ गया। क्या आ गया? हल आ गया। उसके दिमाग में आ गया वो सिद्धांत जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अरे अच्छा ये बात है, कोई वस्तु कब डूबेगी कब तैरेगी, वो कब डूबते हुए तैरेगी। तो वो इतना खुश हुआ कि वो सड़कों पर भाग पड़ा चिल्लाता हुआ, यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया या मैंने पा लिया, यूरेका यूरेका कहता हुआ। उसे होश ही नहीं रहा कि वो नहाते हुए उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। यूरेका, मैंने पा लिया। तो अब उसने जो थ्योरी दी वो ये दी कि भैया जब भी कोई वस्तु किसी लिक्विड में जाएगी, किसी लिक्विड में डूबेगी, आपने महसूस किया होगा, नहारे ना बाल्टी में कभी कभी ऐसे खेलने लगते हैं, तो जो पानी का मग है ना उसमें देखते हैं अरे यार ये डूब नहीं रहा, उसमें थोड़ा पानी और डाला फिर नहीं डूब रहा, लेकिन अगर वो टेढ़ा हो गया तो फिर धीरे धीरे डूब जाता। उस पानी के मग को सीधा रखो, आप पानी के मग को आप सीधा रखो, उसमें पूरा भर दो, उसे पूरा भर दो, डूब जाएगा वो। लेकिन अगर पानी का मग जो है पूरा भरा हुआ नहीं है और आप उसे सीधा रखो किसी भी साधन से, तो वो डूबेगा नहीं, उसमें पानी में डूबेगा नहीं। तो यही आर्किमिडीज ने बताया कि कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वो कुछ द्रव को हटाती है। कितना हटाएगी? वो कह रहा उतना द्रव हटाएगी जितना उसका खुद का वजन होगा, भार होगा। जितना उसका खुद का वजन होगा वो उतना पानी हटाएगी। ठीक है साहब। कोई वस्तु जब किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वो उतना पानी हटाएगी जितना उसका भार होगा। अब अगर वो जितना द्रव या पानी हटाती है
वो हटाया हुआ पानी उसके वजन से कम हो तो वो जो वस्तु तैरेगी। अगर वो हटाया हुआ भार ज़्यादा हो तो वस्तु वो डूब जाएगी। और जितना वो पानी हटा रही है उतना ही उसका खुद का वजन है, दोनों बराबर है, तो वस्तु जो है तैरती हो डूबी अवस्था में तैरेगी, यानी कि तली में नहीं जाएगी, डूबते हुए तैरेगी। इसी को नाम दिया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसने कहा कि जब भी हम किसी द्रव में किसी चीज़ को डुबोते हैं तो द्रव जो है वो ऊपर को उछाल लगाता है। जब हम द्रव में किसी चीज़ को डुबो रहे हैं यानी कि द्रव पे हम बल लगा रहे हैं, तो वही क्रिया प्रतिक्रिया का नाम आ गया। तो उसने कहा कि जब हम द्रव में किसी चीज़ को डुबो रहे हैं तो द्रव जो है उस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षण या अपथ्रस्ट। ठीक है ना? किसने कहा था ये? आर्किमिडीज ने। उसने कहा जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिससे वस्तु हल्की लगती है। ठीक है ना? कौन सा बल है ये? उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट बल। ठीक है। अब ऐसा क्या होता है जिससे वस्तु हल्की लगती है, यानी कि उसके वजन में कमी आ जाती है। अब ये कमी कितनी होती है? ये कमी होती है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब वो कह रहा है कि जब वस्तु का आयतन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा द्रव हटाएगी। जो वो कह रहा आयतन मतलब ज़्यादा जगह घेरेगी। भार नहीं बढ़ाया आपने, वस्तु का भार नहीं बढ़ाया, वस्तु का भार नहीं बढ़ाया। आपने देखा होगा नाव, देखी नाव ऐसे करके फैली बनी होती है ना, ऐसे करके। जहाज भी इसी तरह से होते हैं, नीचे काफ़ी गहराई में, फिर नीचे जो उनका जो तल होता है बिल्कुल पतला होता है और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो ऊपर को आ जाते हैं। इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनका जो बेस है उसका जो सरफेस एरिया है यानी उनका जो आयतन है वो ज़्यादा हो जाए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी या लिक्विड हटाए। तो होता क्या है कि इस तरह से हम उसको एक ख़ास तरह से बनाएं, उसका आयतन ज़्यादा कर दें तो जो उसका वेट है वो तो कम ही रहेगा, लेकिन हटाए गए पानी का भार ज़्यादा हो जाएगा। हटाए गए पानी का भार इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नाव पे जहाज़ पे आप और ज़्यादा वजन भी रख दें तो भी वो डूबेगा नहीं। फिर भी उसके द्वारा हटाए गए द्रव का या पानी का जो भार है उस नाव पे या जहाज़ पे जो भी माल आपने लाद रखा है वो कम है, इसलिए वो डूबती नहीं है। और अगर आपने नाव में क्षमता से ज़्यादा भर लिए तो डूब जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि ज़्यादा आयतन तो ज़्यादा द्रव हटाएगी, वजन अधिक कम क्या है कि लकड़ी की कील डूब जाती है, लट्ठा नहीं डूबता। क्यों? लकड़ी की कील कह रहा हूँ, लोहे की कील डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का बड़ा बड़ा लट्ठा या गिल्टा जो है वो नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, लकड़ी का घनत्व तो कम है। अगर हटाया गया जो पानी है उसका वजन जो वस्तु है उसका जो वजन है हटाए गए पानी के वजन से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। अगर वस्तु का जो वजन है हटाए गए पानी के बराबर है तो डूबी अवस्था में तैरेगी, और वस्तु का जो वजन है वो हटाए गए पानी से कम है तो वो तैरेगी।